जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। आज दरभंगा जिले के 5 विधानसभा में आज चुनाव हुई और जिसमें खास करके हम आज बात करते हैं गोड़ाबोराम विधानसभा और कुशेश्वर स्थान विधानसभा। तो जैसा कि अभी जानकारी मिली है कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा में आज 55% मतदान हुए, वहीं गोड़ाबोराम विधानसभा में 54% मतदान हुआ। तो आज उस मतदान और उसकी समीक्षा के लिए आज हम लोग का ये वार्ता है और इसके लिए हम लेकर चलते हैं नीलेश जी के पास कि क्या कहते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कुशेश्वर स्थान विधानसभा को, इसमें क्या लगता है और क्या अपॉर्चुनिटी किस पार्टी के लिए है विशेष बातचीत के लिए। बात सही है कि हम जब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की, तो दूसरे चरण में दरभंगा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं 5 विधानसभा सीटों पे, उनका किस्मत ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन ये भी हम लोग मान के चल रहे हैं कि मुख्य मुकाबला यानी कि सीधा मुकाबला 2 उम्मीदवारों के आमने सामने हो रहा है, वो है एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार। वहीं पर तीसरा जो विकल्प लोगों के पास मिला था वो विकल्प था लोक जनशक्ति पार्टी। उसके अलावा भी कई यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार थे जो यहाँ के विधानसभा में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। लेकिन हम एक बार लेके चलते हैं खासकर एनडीए और महागठबंधन और एक लोक जनशक्ति पार्टी जो कि अपने आप को अच्छे पोजीशन पर मान रही थी। तो सबसे पहले देखिए कि गोड़ाबोराम विधानसभा क्षेत्र जो है वो फिलहाल वर्तमान स्थिति में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभुत्व माना जाता है। ये भाजपा का गढ़ माना जाता है क्योंकि इसी विधानसभा सीट से 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें यहाँ के जो सांसद हैं दरभंगा के गोपाल जी ठाकुर, उनको यह विधानसभा 43,000 मतों से लीड दिया था। तो निश्चित तौर पर यह भाजपा का गढ़ है। लेकिन इस चुनाव में जिन कारणों से हुआ हो, एनडीए में न ये सीट जदयू को मिला जो सिटिंग सीट था जदयू का, न ये सीट भाजपा को मिला, लेकिन ये सीट वीआईपी के कोटे में गई और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता स्वर्णा सिंह को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। तो वहीं दूसरी ओर राजद के कैडर वोट बैंक माने जाने वाले एमवाई समीकरण से आने वाले अफजल अली को राजद ने उम्मीदवार बनाया। और तीसरा उम्मीदवार जो इस मुकाबले में जो टक्कर देता हुआ नज़र आ रहा था पहले आज तक ऐसे कह लीजिए, तो वो थे राजीव ठाकुर जो भाजपा के ही कार्यकर्ता थे। लेकिन भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर वो नाराज़ होकर लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान जी की पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ते हैं। और अब जब हम चुनाव हो चुका है तो हम बात करेंगे कि क्या समीकरण बैठ रहा है। देखिए, सबसे पहले इस विधानसभा में भी वही समीकरण बैठता है जो पूरे बिहार में बैठता है, यानी कि सबसे पहला समीकरण बैठता है जातिगत समीकरण। तो ये विधानसभा सीट जो है मुस्लिम यादव बहुल विधानसभा है, सीधे तौर पर कह दे तो, यानी कि मुस्लिम और यादव ही यहाँ पे फैसला करते हैं कि किसकी जीत होगी किसकी हार होगी। आप देखे होंगे, अगर हम लोग विधानसभा के किन्हीं बूथ पर गए होंगे तो वहाँ पे मुस्लिम और यादव वोटरों का जो रुझान था वो हमें अधिक नज़र आ रहे थे। यानी कि हम जब जमालपुर गए, जब खैसा गए, यानी ये जो किरतपुर का इलाका है गोड़ाबोराम विधानसभा क्षेत्र में किरतपुर प्रखंड का, वहाँ पर हम देख रहे थे कि उन वोटरों का वहाँ पे जो लगाव था, जो वोट गिराने का रुझान था, वो उस समय में जिस समय हमको अमूमन देखने को नहीं मिलता है, जैसे 2 बजे के बाद खाली हो जाता है पूरा एरिया, यानी कि इक्का दुक्का वोट गिरता है किसी भी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी बूथ पर। लेकिन हमने उन क्षेत्रों में देखा कि एक खास वर्ग के जो मतदाता हैं और एक खास सब पार्टी के जो समर्थक लोग माने जाते हैं वह पूर्ण रूप से मतदान करते नजर आए, वो 3 बजे के बाद। ये चीज़ खास रहा। और जहाँ तक हम आ जाते हैं कि वो किरतपुर की मैंने बात की, और जब हम आ जाते हैं गोड़ाबोराम में, तो गोड़ाबोराम में मुकाबला कुछ ऐसा कहा जाए कि त्रिकोणीय समझ में आ रहा था। लेकिन किरतपुर का जो क्षेत्र है, किरतपुर प्रखंड जहाँ पर आता है गोड़ाबोराम में, वहाँ पे मुकाबला आमने सामने था, एनडीए बनाम महागठबंधन। और जब हम बिरौल आ जाते हैं तो फिर वहाँ पर कुछ त्रिकोणीय होता हुआ नज़र आता है, कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों को भी वोट मिलता हुआ नज़र आता है। लेकिन
एक बात, हम किसी को जिता हारा नहीं रहे हैं, हम किसी की को जीत का सर्टिफिकेट नहीं देना चाहते, हम लोग आकलन करने बैठे हैं। तो ये बात आसान है कि ऐसा लग रहा है कि सीधे एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला है, और जो दोनों का जो कैडर वोट बैंक है वह एक दूसरे पर को मात देने का प्रयास कर रहा है। ये हम नहीं कह सकते कौन जीत रहा है कौन, दोनों एक दूसरे को मात देना चाह रहा है। यही खास है गौड़ा बोड़म में। और जहाँ तक कुशेश्वर स्थान की बात है, तो कुशेश्वर स्थान में ऐसा कहा जाए तो वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। कई बूथों पर हमने देखा है कि न सिर्फ MY समीकरण के लोग बल्कि दूसरे जाति के लोग हैं वो भी वोट कर रहे हैं। लेकिन एक बात हमने बिहार विधानसभा चुनाव के ये दूसरे चरण का जो चुनाव था उसमें देखा कि बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो जातीय समीकरण हो, भावी नज़र आया है। वो जो यादव का जो वोट है, यादव जाति का जो वोटर है, वो जो एग्रेसिव वोट करने के लिए आना जाता है, वो देखिए आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र में चल जाइए, दूसरे चरण के जो जहाँ पे चुनाव हुए हैं, या फिर कह लीजिए कि जिन बूथों पर चल जाइए वहाँ पर खास करके आपको एक जो ये वर्ग की जो राजनीति होती है बिहार में, MY समीकरण और दूसरी तरफ ब्राह्मण बनिया ठाकुर का जो एक पोलिंग होता है वो सामने आ गया है। यानी कि पूर्ण रूप से बिहार का चुनाव जातिगत आधार पर लड़ा जा रहा है। आप इसको कहीं काट नहीं सकते हैं। पहले कहा जा रहा था ये चुनाव बेरोजगारी के मुद्दा पर लड़ा जाएगा, ये चुनाव विकास के मुद्दा पर लड़ा जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार दूसरे चरण से चुनाव की ठीक पहले कहते हैं कि हम आरक्षण देंगे सभी को। तो ये वो तो स्वयं हिच के, यानी कि जब नीतीश कुमार ने, यानी कि मैं पूरे 94 सीटों की परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो जब नीतीश कुमार ने विकास की बात की थी, वो बोले थे हम विकास किए हैं, तो फिर आरक्षण पे क्यों लौट के आ जाते हैं हम लोग? ये चीज़ मायने रखता है। और गौड़ा बोराम में ये समीकरण बन रहे हैं कि सीधे और साधे मुकाबले होंगे, आमने सामने मुकाबले होंगे। कौन किसको पटखनी दे दे ये संभव इतना जल्दी कहना नहीं है, क्योंकि हम अभी एग्जिट पोल भी नहीं दे सकते हैं। जो बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान अभी होना बाकी है। ऐसी स्थिति में ऐसे कुछ हम नहीं कहना चाहेंगे कि कौन जीत रहा है, लेकिन हम इतना कह दें कि मुकाबला नज़दीकी है, जीत हार कोई भी सकता है। नीलेश जी, यहाँ एक बात आती है कि जैसा कि आज जो हुई है मतदान, उसके बाद दोनों ही टीम अपने आप को विजयश्री महसूस कर रही है और कहती है, अपना अपना तर्क दे रही है कि हम जीत रहे हैं। और दोनों ही तरफ से ऐसा नहीं है कि हालांकि स्वर्णा सिंह की तरफ से, जैसा एनडीए की तरफ से कुछ ज़्यादा इसको दिखाया जा रहा है, और आपका आरजेडी का जो समीकरण है वो अपना आत्ममंथन कर रही है। तो हम लोग जो कल तक जो आंकड़े में थे, जिसमें ऐसा लग रहा था कि स्वर्णा सिंह का मत जो है सो कई उम्मीदवारों के कारण घटते बढ़ते जाएंगे, कुछ मतलब डेविएट हो सकते हैं। राजीव ठाकुर अच्छे ब्राह्मण वोट और पासवान का वोट लेके आएंगे और एक अच्छी चुनौती दे सकते हैं। लेकिन यहाँ जब आज देखा गया कि अचानक परिवर्तन हुआ और ब्राह्मण वोट, जिसको एक हब माना जा रहा था, एक गढ़ माना जा रहा था कि जिस पे राजीव ठाकुर लीड करेंगे और अच्छे परफॉर्म में आएंगे, वो वोट घटता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसा कि मैं सर्वे किया तो लगा कि ब्राह्मण वोट 15 से 20% उनको मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो हो गया, लेकिन वो वोट घटता चला गया। तो उस समीकरण में वो वोट सीधा अगर फ़ायदा मिलता है स्वर्णा सिंह जी को, यहाँ हम कह सकते हैं बाज़ार में हमारे एक कद्दावर नेता रजनी महतो की बात आती है, जो कल तक 9 को लगातार चैलेंज दे रही थी अपनी स्ट्रीमर्स के द्वारा। तो वहाँ उनकी वोट को जिस तरह से देख रहे थे व्यवसायी वर्ग ने उन्हें इग्नोर किया, जैसा सुनने में मिल रहा है। हालांकि रुझान और हकीकत क्या है वो तो 10 तारीख को पता चलेगी, लेकिन जैसा सुन रहे हैं उसके हिसाब से तो वो वोट भी ऐड हो गया और इसके साथ ही एक बड़ा वोट बैंक अभी फिलहाल बनता दिख रहा है रजनी महतो जी का। लेकिन यहाँ एक और भी है कि आरजेडी जो पहले भी जितना वोट लेके थी, कि जैसा लग रहा था कि उनके लिए भी कि हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर इजहार अहमद जो है सो अब कुछ वोट काटेंगे और अच्छे परफॉर्म के साथ में अच्छी चुनौती देंगे और ब्राह्मण की तरह ही मुस्लिम वोटों का भी बिखराव होगा, जैसा कि आज नहीं प्रतीत हो रहा है। जहां कई सर्वे की गई और वोटिंग के बाद का जो सर्वे आया उसमें यह पता चल रहा है कि अधिकांश मुस्लिम वोटरों ने जो है सो एक तरफा जो है सो आरजेडी नेता को सपोर्ट किया है। तो यहाँ जैसा कि 20,000 अप्रॉक्स हम लोग देख रहे हैं कि आज 54% वोटिंग हुई। तो अपने गौड़ा बोड़ाम विधानसभा में एक
1,30,000 वोटर लगभग जो है सो उन्होंने आज मतदान किया। उस हिसाब से देखते हैं तो अगर मुस्लिम वोट का 20,000 मान लेते हैं और उसके साथ में यादव वोट का 15,000 यानी 35,000 का एक ग्राफ है, अभी भी वो लीड कर रहे हैं इस परफॉर्म में लेकर आरजेडी। और वहीं पर जब हम स्वर्णा सिंह की बात करते हैं तो उनको ये 35,000 पुराने के लिए मैनेज करने के लिए कई जातीय समीकरण को ऐड करना पड़ता है, तब वो वहाँ पे पहुँच पाते हैं। तो इस सर्वे में ऐसा हमें लग रहा है कि जिस तरह से एनडीए का जो है यह अभी यह शो कर रही है कि हम जीत रहे हैं और हमारा स्कोरिंग बढ़ रहा है, वहीं आरजेडी आत्ममंथन में लगी है, हर वोट को गिन रही है। और उस गिनती के साथ में ऐसा नहीं लगता है कि 35,000 से अगर ऊपर अगर 40,000 में पहुंच जाती है आरजेडी तो स्वर्णा सिंह के लिए एक समस्या बन सकती है। और अगर 35,000 के ग्राउंड फिगर में ही रुक जाती है तो स्वर्णा सिंह आसानी से थोड़ा सा उनके लिए रास्ता आसान हो जाता है। ये बात है कि आप बोले कि 1,30,000 लोगों ने अपना मत का प्रयोग किया है, मताधिकार का प्रयोग किया है। लेकिन इसमें एक चीज़ सामने आ रही है कि वो 1,30,000 में 70% वोटों का आमना सामना मुकाबला होगा। 1,30,000 में 70% वोटों का आमना सामना मुकाबला होगा और 15-20% जो है सो लोजपा के साथ जाएगा, ये बात फाइनल है। और 10-15% वोट जो है वह दूसरे निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच, जो हम अभी तक के जो अनुमान हैं, जो आंकड़े हैं वो ऐसे ही दिख रहे हैं। लेकिन खैर वो तो जो होगा वो 10 तारीख को सामने आ ही जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, वो है हम लोगों के बीच में कि वो जो वोटों का मुस्लिम और यादव का जो अलग समीकरण है, फिर वो जो भाजपा के एनडीए के जो वोटर हैं उनका अपना समीकरण बनता है। तो ऐसे में कुछ विशेष नहीं है, लेकिन मुकाबला नज़दीकी है, मुकाबला नज़दीकी, इसको कोई नहीं इग्नोर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बड़ी बढ़त किसी को मिलने जा रहा है, किसी को बड़ी बढ़त नहीं मिल रही, छोटी बढ़त होगी, नज़दीकी मुकाबला होगा। और कहीं न कहीं जितना वोट लोक जनशक्ति पार्टी को गौराबौरा में मिलती है उतना वोट सिर दर्द साबित हो सकता है, सिर्फ उतना ही वोट सिर दर्द साबित हो सकता है एनडीए के उम्मीदवार के लिए। अगर हम 5,000 की बात करें या 10,000 की सब फिगर की बात करते हैं तो सिर्फ वो वोट सिर दर्द साबित हो सकती है एनडीए के लिए, क्योंकि ये वक्त फाइनल है। दूसरी बात कि इजहार अहमद तो लोगों का ऐसा मानना है कि जब वो निर्दलीय यानी कि पहले जाप से कहते हैं, जाप से हमको समर्थन प्राप्त है, जाप से हम नामांकन कराएंगे, लेकिन जब उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार प्रमाणित कर दिया जाता है प्रशासन के द्वारा कि नहीं ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं, कोई और जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं विशंबर यादव जी, तो ऐसे में जब वो निर्दलीय उम्मीदवार बन जाते हैं तो थोड़ा सा लोगों का झुकाव जो है उनसे दूर होता हुआ उसी समय नज़र आ रहा था। और ये सामने चीज़ आ रही थी कि शायद निर्दलीय उम्मीदवार होने के नाते वो जो फिगर है वो कम होगा, और वो सामने हम लोग के सामने आया भी है कि वो फिगर कम हुआ। और हम लोग इस पहले से ही ऐसे थे, असाम्बित थे कि अगर निर्दलीय उम्मीदवार वो बनते हैं तो फिर फिगर कम होगा। जैसे ही फिगर कम होगा तो निश्चित तौर पर मुकाबला में कमज़ोर होते हुए नज़र आ सकते हैं, और यही चीज़ हुआ है। और जहाँ तक बात है कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजीव ठाकुर, तो राजीव ठाकुर का जहाँ तक ब्राह्मण वोटों का या पासवान वोटों का जो बात थी, तो देखिए जब कोई वेव आती है तो वेव में बहुत सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। जब कोई वेव आती है चुनाव में तो उस वेव में बहुत सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं और कुछ नए समीकरण बन जाते हैं। और उसी के तहत जो ये सामने जो हमारे आपके बीच में एक समीकरण पैदा हो रहा है कि यानी काफ़ी नज़दीकी मुकाबला है। कहने का ये है कि स्वर्णा सिंह जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनके समर्थक काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, तो वहीं अफजल अली खान के जो समर्थक हैं या अफजल अली खान जो हैं वो एक आत्ममंथन करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो भी चीज़ इसी नए समीकरण का जो निर्माण हुआ है उसी का परिणाम सामने आ रहा है। खास करके सभी का कि आज हम लोग के यहाँ शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुई, यह एक सबसे बड़ी चीज़ है। लोकतंत्र का इस महापर्व की बहुत बड़ी जीत हम कह सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सबको, यहाँ के स्थानीय प्रशासन, जो यहाँ मैनेजमेंट, चुनाव आयोग, सभी को धन्यवाद। लेकिन एक बात और आती है कि जैसे कि शांतिपूर्ण मतदान के बीच में ही एक मुद्दा बन के आया था, और वो मुद्दा था जमालपुर में कुछ नोकझोंक की बातें आई।
उस नोकझोंक में हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, जैसा कि हम लोग को सुनने में आया, उड़ती खबर और कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी इस चीज़ को बता रहे थे कि इस नोकझोंक को लगभग 1:30 बजे में ऐसी कोई घटना आई। इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है और क्या कहना चाहते हैं? ये नोक झोंक को लेकर के जो है एक खबर आई थी लगभग 1:30-2 बजे के बीच में, लेकिन जब तक प्रशासन के द्वारा कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाता है तब तक उसे हम कोई भी स्तर से देखना उचित नहीं समझते, क्योंकि प्रशासन द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक बयान आया ही नहीं है। और आप सभी का स्वागत है। कार्ड ने बताया कि जो अधिकार का उपयोग किया तो वही कुशेश्वर सांसद सांसद